हेलो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में आप सभी लोग बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे महान राइटर की जीवनी आप लोग बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो कि दोस्तों हाई स्कूल और इंटर एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक बार बार आता है। तो दोस्तों, मेरी इस पूरी वीडियो को देखने के शुरू से लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि जो मैं न्यू अपडेट डाला हूँ वो आप तक डेली बाय डेली पहुँचती रहे। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए हम आप लोग लेकर चल रहे हैं मेन टॉपिक पर। तो दोस्तों, ऐसे महान लेखक, ऐसे महान राइटर जिनका नाम था मुंशी प्रेमचंद। तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा जाता है। तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। उनका जन्म सन 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लम्हे गांव में हुआ था। दोस्तों इनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। अजायब राय डाकखाने में क्लर्क थे और केवल 20 रुपये मासिक वेतन पाते थे। घर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। दोस्तों, धनपत राय को पास के गाँव के एक मौलवी साहब के मदरसे में उर्दू फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया। दोस्तों, जब प्रेमचंद 8 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। दोस्तों, पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। प्रेमचंद का नाम हाई स्कूल में लिखाया गया। पिता का तबादला एक जगह से दूसरी जगह होता रहता था। इससे प्रेमचंद को नई नई जगहें तो देखने को मिलती थी पर जमकर पढ़ाई लिखाई के लिए समय नहीं मिल पाता था। दोस्तों, जब वह 13 वर्ष के थे तब उनके पिता का गोरखपुर तबादला हो गया। वहाँ उनका परिचय एक पुस्तक विक्रेता से हो गया। संपर्क बढ़ने से प्रेमचंद नियमित रूप से उनकी दुकान पर जाने लगे। दुकान से प्रेमचंद को पढ़ने के लिए किस्से कहानी की पुस्तकें मिल जाती थीं। वे पुस्तकें पढ़ने लगे। इस प्रकार अध्ययन के प्रति उनकी रुचि बढ़ी और उन्होंने उर्दू के श्रेष्ठ उपन्यासकारों की लगभग वे सभी पुस्तकें पढ़ डाली जो उस दुकान में उपलब्ध थीं। दोस्तों, इसी समय उन्होंने पुराणों के उर्दू अनुवाद और तिलिस्म होशरुबा के भी कई पाठ पढ़ डाले। दोस्तों, उनका मन कथा शिल्प में पूरी तरह डूब चुका था और इसी प्रकार उनकी जिंदगी का रास्ता भी बदल रहा था। दोस्तों, जब प्रेमचंद्र केवल 15 वर्ष के थे और कक्षा 9 में पढ़ते थे तभी उनके पिता ने उनका विवाह कर दिया था। उनकी इच्छा थी कि वे एमए पास करके वकील बने, पर विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। फिर तो परिवार का सारा भार दोस्तों प्रेमचंद के कंधों पर आ पड़ा। प्रेमचंद ने इस विषम परिस्थिति में भी हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। दोस्तों, वे अपने गांव से 5 मील दूर वाराणसी के क्वींस कॉलेज में पढ़ने जाते थे। वहाँ से 2 ट्यूशन पढ़ाकर वे लौटते थे। उन्हें 5 रुपये मिलते थे। दोस्तों, इसी से घर और पढ़ाई का खर्च चलता था। मैट्रिक परीक्षा में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, अतः क्वींस कॉलेज में प्रवेश लेने का इरादा छोड़ दिया क्योंकि क्वींस कॉलेज में केवल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र की ही फीस माफ़ होती थी। दोस्तों, अर्थाभाव के कारण एक दिन प्रेमचंद अपनी गणित की पुस्तक बेचने एक दुकान पर गए। संयोग से वहीं एक छोटे से स्कूल के हेडमास्टर से उनकी मुलाकात हो गई। हेडमास्टर जी ने जब प्रेमचंद जी की यह दीन दशा देखी तो उन्हें उन पर बड़ी दया आई और उन्होंने प्रेमचंद को 18 रुपये मासिक पर अपने स्कूल का अध्यापक बना लिया। दोस्तों, नौकरी पाकर उनकी प्रसन्नता बहुत बढ़ गई। वाराणसी से लगभग 60 किलोमीटर दूर चुनार जाकर उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया। प्रेमचंद अपना सारा समय अध्ययन में व्यतीत करते थे। कुछ समय बाद क्वींस कॉलेज वाराणसी के अंग्रेज प्रधानाचार्य बेकन साहब ने कृपा करके प्रेमचंद को सरकारी स्कूल का अध्यापक बना दिया। दोस्तों, अनेक विद्यालयों में अध्ययन कार्य के बाद वे सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हो गए। दोस्तों, इस समय तक वे उर्दू में कहानियाँ लिखना आरंभ कर चुके थे और उनकी रचनाएं जमाना पत्र में भी प्रकाशित होने लगी। उन्होंने इंटर और बीए की परीक्षाएं भी पास कर ली थी। दोस्तों, सरकारी सेवा से नियमों का पालन प्रेमचंद बड़ी निष्ठा से करते थे। जब वे दौरे पर जाते तो भोजन आदि की व्यवस्था स्वयं करते थे और अध्यापकों की किसी भी प्रकार की सेवा स्वीकार नहीं करते थे। अपने क्षेत्र के अध्यापकों के बीच वे बहुत लोकप्रिय थे। जब देश में आज़ादी की लड़ाई हुई तो हिंदी के कवियों और लेखकों पर भी स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव पड़ा। दोस्तों, उनकी रचनाओं में देश प्रेम की भावनाएं व्यक्त होने लगीं। प्रेमचंद ने देश प्रेम की कहानियां लिखीं। ये अंग्रेज़ों की अन्यायपूर्ण नीतियों के विरुद्ध भी लिखा करते थे। प्रेमचंद की इस प्रकार की कहानियों का संग्रह सोजे वतन सन 1909 में प्रकाशित हुआ। दोस्तों, उनकी ये रचनाएं नवाब राय के नाम से छपती थीं। सोजे वतन ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। लेखक का पता लगाने में 6 महीने लग गए।
अंत में हमीरपुर के जिलाधिकारी ने उन्हें अपने इस कार्यालय में बुलाया। जब प्रेमचंद जिलाधिकारी के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पुस्तक सोजे वतन जिलाधिकारी के सामने रखी हुई है। पूरी पूछने पर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि पुस्तक उन्हीं की लिखी हुई है। उन्हें केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, पर सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर ली गईं। इस समय तक प्रेमचंद उर्दू के सम्मानित लेखक बन चुके थे। दोस्तों, इस घटना के बाद वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। दोस्तों, प्रेमचंद सामाजिक कुरीतियों, अर्थहीन रूढ़ियों, परंपराओं, अंधविश्वासों का विरोध करते थे। उन्होंने बाल विवाह के विरोध में और विधवा विवाह के पक्ष में भी अपनी आवाज़ बुलंद की। उर्दू के अपने एक उपन्यास में, जो बाद में प्रेमा नाम से हिंदी में छपा था, इन्होंने बाल विधवाओं के सुने, नीरस और दुखद जीवन की समस्याओं को उठाया है। इस उपन्यास में नायक एक विधवा से ही विवाह कर लेता है। बाद में प्रेमचंद ने सेवा सदन उपन्यास लिखा और दहेज की समस्या पर विशद विवेचन किया। प्रेमचंद केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि दोस्तों जो कुछ वे कहते थे उसे स्वयं करके दिखा देते थे। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने स्वयं एक कुलीन परिवार की विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया। उनका यह वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय रहा। दोस्तों, बंगाल विभाजन और उसके विरुद्ध चलाए गए आंदोलन, गुप्त क्रांतिकारी संगठनों, रूस की शांति, जलियांवाला बाग की घटना और 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का दोस्तों प्रेमचंद के मन में गहरा प्रभाव पड़ा। प्रेमचंद ने अन्याय का विरोध करने का निश्चय किया। उस समय वे गोरखपुर में विद्यालय निरीक्षक थे। दोस्तों, गांधी जी के आह्वान पर प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वे कानपुर के मारवाड़ी विद्यालय में अध्यापक हो गए। आर्थिक संकट में वे जीवन भर रहे, पर नौकरी छोड़ने के बाद उनकी कठिनाइयां और भी बढ़ गईं। लखनऊ जाकर वे मर्यादा और माधुरी पत्रिका का संपादक करने लगे। इस बीच उन्होंने बहुत सी कहानियाँ और उपन्यास लिखे। कहानियाँ पत्र पत्रिकाओं में छपी थीं, जिसके कई संग्रह भी प्रकाशित हुए, किंतु लेखन कार्य से उन्हें इतना नहीं मिलता था कि उनकी गृहस्थी सुख से चल सके। दोस्तों, उनकी रचनाएं तो लोकप्रिय हुईं और खूब बिकीं, पर सारा लाभ रचनाओं के प्रकाशक हड़प जाते थे। दोस्तों, प्रेमचंद पर गांधी जी की विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी के दृष्टिकोण का मौलिक पक्ष प्रेमचंद के उपन्यासों में इस प्रकार उभर आया कि सामान्य जनता के लिए वह सहजी ग्राह्य हो गया। अंग्रेजों की नीति के कारण उनके युग में वर्ग संघर्ष आरंभ हो गया। दोस्तों, किसानों और जमींदारों के बीच संघर्ष हो रहा था। मजदूर मिल मालिकों से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, निर्धन श्रमिक पूंजीपतियों का विरोध कर रहे थे और हरिजन जातियां सवर्णों के अत्याचारों से त्रस्त थी। दोस्तों, इन संघर्षों के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं। दोस्तों, इनके समाधान के लिए समाज सुधार की आवश्यकता थी। ऐसे समय में प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों के द्वारा दोस्तों समाज सुधार का कार्य किया था। दोस्तों, प्रेमचंद मेहनत मजदूरी करने वाले इस विशाल जन समुदाय के पक्षधर बने। दोस्तों, उनकी रचनाओं से हमारे समाज सुधारक प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे। दोस्तों, इनके द्वारा रचित उपन्यास में किसानों का अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार हो जाना राष्ट्रीय जागृति का संदेश था। रंगभूमि में प्रेमचंद ने जीवन के सभी पक्षों का विशद विवेचन किया। उनका सूरदास में रंगभूमि का ऐसा खिलाड़ी है जिसने कभी हार नहीं मानी और जब हारा तो हंसता ही रहा। दोस्तों, न्याय प्रेम और सत्य भक्ति के कारण उनकी हार भी जीत बन जाती है। इसके उपन्यास कर्मभूमि में दलित किसानों और मजदूरों की मूक वाणी का स्वर है। इसमें देश की जागृति और सजीवता के चित्र देखने को मिलते हैं। दोस्तों, प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदान तो देश की तत्कालीन परिस्थितियों का स्पष्ट दर्पण ही है। भारतीय नारी के आदर्शों का चित्रण कर प्रेमचंद ने इस उपन्यास में भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। दोस्तों, उनके सेवा सदन, गबन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, कर्मभूमि, गोदान जैसे उपन्यास एक के बाद एक प्रकाशित हुए। दोस्तों, उन्होंने सैकड़ों कहानियाँ भी लिखी,
जिनका संग्रह मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रगतिशील आंदोलन का नेतृत्व करते हुए उन्होंने हंस और जागरण पत्रिकाओं का संपादन भी किया। दोस्तों, इन पत्रिकाओं में नए प्रगतिशील कवियों की रचनाएं छापकर प्रेमचंद उन्हें प्रोत्साहन देते थे। दोस्तों, आर्थिक कठिनाइयों के कारण ये पत्रिकाएं अधिक समय तक नहीं चल सकी। दोस्तों, जीवन के अंतिम दिनों में वे भाषा की समस्या को सुलझाने में लग गए। उनका कहना था कि हिंदी और उर्दू को एक दूसरे से अलग करके 2 कोठरियों में इस तरह नहीं बंद किया जा सकता कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध ही ना रहे। ऐसा करने से दोनों भाषाओं का विकास रुक जाएगा। दोस्तों, अपने इन विचारों को स्थापित करने के लिए प्रेमचंद ने बड़ी भागदौड़ की, पर हिंदुस्तानी भाषा का उसका स्वप्न साकार नहीं हो सका। दोस्तों, उनका स्वास्थ्य पहले से ही खराब चल रहा था। दोस्तों, पुनः इस भागदौड़ ने उनको थका डाला और वे बीमार पड़ गए। उनके पेट में जख्म हो गए थे दोस्तों, जिनका बहुत इलाज किया गया था पर कोई लाभ नहीं हुआ। दोस्तों, इसी की वजह से दोस्तों सन 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी को प्रातःकाल के समय ही दोस्तों उनका स्वर्गवास हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे थे महान राइटर, महान लेखक मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें दोस्तों आज भी हमारा देश उन्हें याद करता है और युगों तक याद करता रहेगा। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा जाता है, क्योंकि उनकी जब कलम एक बार चल जाती थी तो कभी रुकने का नाम नहीं लेती थी। तो दोस्तों, इसलिए मुंशी प्रेमचंद जी का अपना बहुत ही बड़ा योगदान रहा है हमारे देश के प्रति। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।